हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आर्टिकल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आर्टिकल पार्ट 2 की चर्चा एक बृहद पैमाने पर हम लोग करेंगे। आर्टिकल के रूल के डिस्कशन से अभी बहुत सारे ऐसे कॉमन एरर बनाने के हम लोग टेक्निक सीखेंगे और यह जो आर्टिकल के रूल्स होंगे ये किसी भी एग्जामिनेशन के एरर बनाने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। आर्टिकल के पार्ट 1 में आप सबों ने यूज ऑफ ए एंड सीखा। ए का प्रयोग क से ग के बीच के प्रोनाउंसिएशन के लिए और एन का प्रयोग अ से अह के बीच के प्रोनाउंसिएशन के लिए। ए एन का प्रयोग सिंपल रूल के अनुसार सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। आर्टिकल स्वयं में एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर्स का काम करता है। इसके दो भाग होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में द आते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन। आर्टिकल पार्ट 1 में ए एन के बृहद उपयोग के विषय में बताया गया है और आर्टिकल पार्ट 2 में हम यूज ऑफ द से अपने ग्रामर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेज ऑफ द में द एंड जर्नी। द एंड जर्नी यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के जरिए हम द के प्रयोग को सीखेंगे। कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे और पाएंगे कि इससे द के बहुत सारे प्रयोग हमारे सही हो जा रहे हैं। द अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्स में अर्थात ब्रह्मांड में यात्रा करने की बात वह सोच रहा है। ब्रह्मांड में यात्रा करने के साथ यह वर्ल्ड में प्रवेश करता है और वर्ल्ड में ये हेवनली बॉडीज की बात करता है। हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड की बात करता है। आकाशीय पिंड सूर्य, धरती, चंद्रमा इत्यादि इत्यादि। और इसके बाद यह डायरेक्शन डिसाइड करता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये धरती की तरफ उतरना शुरू करता है। द की अपने दोस्तों के साथ जर्नी शुरू हो चुकी है। द यूनिवर्स से वर्ल्ड में आता है। वर्ल्ड से यह हेवनली बॉडीज को देखते हुए डायरेक्शन, दिशा डिसाइड करता है और धरती की तरफ उतरना शुरू कर देता है। गौर कीजिएगा, धरती की तरफ जैसे ही ये उतरता है तो धरती पर की बड़ी बड़ी नदियाँ, रिवर इसको दिखती है। रिवर के बाद ये ओशियन देखता है, महासागर को देखता है और इसके बाद सी, समुद्र को देखता है। डेजर्ट, मरुस्थल को देखता है। फॉरेस्ट, जंगल को देखता है। गल्फ, खाड़ी, बे, खाड़ी, यानी इतने सारे प्राकृतिक स्थलाकृतियों को देखता है। और वो थोड़े से नीचे आता है तो यहाँ पे उसको रेंज ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी पर्वतों की श्रृंखला, द्वीपों का समूह दिखता है। अर्थात ये जब धरती की तरफ रुख करता है तो रिवर अर्थात नदी, ओशियन अर्थात महासागर, सी अर्थात सागर, डेजर्ट अर्थात मरुस्थल, इसी तरीके से गल्फ, खाड़ी, बेखाड़ी, ये सारी चीज़ें इसको दिखती है। और इसके बाद यह पुनः और नीचे उतरता है जहाँ पे इसको रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला दिखती है। ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको द्वीपों का समूह दिखता है। पर्वतों की श्रृंखला, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह। आप प्रमुख तौर पे कह सकते हैं कि प्रकृति की सारी स्थलाकृतियाँ इसको दिखती है और ये तब और नीचे आता है। कौन? द अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे इसे कंट्री दिखती है, कंट्री, और ये कंट्री 3 प्रकार की कंट्री होती है। ऐसा कंट्री जिसके नाम के अंत में लैंड्स लगा हुआ है, या ऐसा कंट्री जिसके नाम को हम शॉर्ट एब्रिविएशन में संक्षेप में लिख सकते हैं, या ऐसा कंट्री जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, etc। यानी इसको 3 तरह की देश दिखती है। पहला जिसके नाम के अंत में लैंड्स लगा है, दूसरा जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन होता है, और तीसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। द अपने दोस्तों के साथ इन देश में, इन कंट्री में जाने के लिए वो एरोप्लेन का उपयोग करता है। ट्रेन में यह एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जैसे ट्रेन का प्रयोग करता है, और शिप, पानी के जहाज बड़े जो हों उनका ये प्रयोग करता है। द मिग, द विक्रांत, द तूफान एक्सप्रेस, इस तरह से एरोप्लेन, ट्रेन और शिप के प्रयोग करने के बाद यह उस देश में पहुंचता है और वहाँ के देश के लोग
खुशी से द के दोस्तों को सिटीजनशिप वहाँ की नागरिकता प्रदान कर देते हैं। सिटीजनशिप वहाँ की नागरिकता प्रदान कर देते हैं। अब ये द और उसके दोस्त वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल बना लेते हैं और रिलीजियस कम्युनिटी ये वोट बैंक के लिए वहाँ पर ये धार्मिक समुदाय बना लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही ये देश में पहुँचते हैं, देश के लोग सिटीजनशिप नागरिकता देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल बनाते हैं ये, और वोट बैंक के लिए ये रिलीजियस कम्युनिटी अर्थात धार्मिक समुदाय बना लेते हैं। और इनकी लंबी चौड़ी जो भाषण है वो लोगों के बीच में दी जाती है, कमिटी में दी जाती है, क्लब में दी जाती है, फाउंडेशन में दी जाती है, एम्पायर साम्राज्य में दी जाती है, डायनेस्टी वंश में दी जाती है। लंबे चौड़े भाषण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ना मंदिर बनती है ना मस्जिद बनती है, लेकिन ये जो द की जो पार्टी है यह सत्ता में आ जाती है। और फिर सत्ता में आ जाती है तो तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को, ऐतिहासिक भवनों को अपने अधीन कर लेती है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इस तरह के तमाम ऐतिहासिक भवनों को वो अपने अधीन कर लेती है। और इसमें सरकारी दफ्तरें खोल दी जाती है, म्युनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें खोल दिए जाते हैं, द आर्मी, द एयरफोर्स, द हेल्थ डिपार्टमेंट, etc। गौर कीजिए, द अपनी जर्नी ब्रह्मांड से शुरू करता है, वर्ल्ड को जाते हुए, हेवनली बॉडीज को देखते हुए, डायरेक्शन लेते हुए यह धरती की तरफ उतरता है। रिवर, ओशियन, सी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, गल्फ, वे, और फिर और ये नीचे उतरता है, रेंज ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और उसके बाद ये कंट्री को देखता है। 3 तरह के इसको देश दिखते हैं, जिसके नाम के अंत में लैंड्स होता है। उसके बाद जो है शॉर्ट एब्रीविएशन में उसके नाम को लिखा जा सकता है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। एरोप्लेन, ट्रेन या शिप से ये उस जगह की सफ़र करता है। देश में पहुंचने पर सिटीजनशिप नागरिकता इसको मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल बनाता है यह, और फिर रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय बनाकर, और यह जो है सो लंबी चौड़ी भाषणबाजी की काम करना शुरू कर देता है। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन, एम्पायर, डायनेस्टी इत्यादि जगहों पे लंबी चौड़ी भाषण दी जाती है। राजनीतिक सत्ता द के पार्टी को मिल जाता है, और फिर यह हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को कैप्चर करके म्युनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहाँ दे देती है। और फिर देखिए, डेट ऑफ मंथ फिक्स करके, जैसे द 2 ऑफ मई, द 1 ऑफ जुलाई, न्यूज़पेपर में जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू इत्यादि में यह पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट दे देती है। डेट ऑफ मंथ फिक्स करके न्यूज़पेपर में पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है। बस क्या था, पूरी सत्ता का कार्यक्रम सही सलामत चलने लगता है। घर पे बैठे हुए जब कभी मन किया तो हॉली बुक पढ़ना, द रामायणा, द कुरान, और आवश्यकता पड़ने पे मनोरंजन के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेना, वाद्य यंत्रों को बजाना, गिटार, वायलिन, हारमोनियम। और फिर क्या, जब ऑफिस जाने की बारी आती है तो फिजिकल पोजीशन पर अपनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी की सहायता से सारे सामानों को यथावत रख देना, और फिर अपने ऑफिस के तरफ प्रस्थान कर जाना। आप गौर करेंगे कि इसमें जितने भी टर्म आपके सामने मिले हैं, ये सारे टर्म जो है यह द का प्रयोग करेंगे। इनके पहले बिना अपवाद का हम द का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने द एंड जर्नी पे बात की, और इसके जितने भी टर्म आएंगे सबके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब हम द एंड नाउन पे बात करने जा रहे हैं। हमारा जो विषय होगा वो द का प्रयोग नाउन से संबंधित डायरेक्ट तरीके से होगा, डायरेक्ट वे में होगा। द एंड नाउन का प्रयोग करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम नाउन के लिए ले लें, थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले हम नाउन को पहचान लें। नाउन न से नाम और न से नाउन, ऐसा कह के हम संक्षेप में इसको समझ सकते हैं। नाउन जो दिखे या जिसका महसूस हो सके। नाउन के लिए सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को चुनेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब वैसे नाम जिनको बुलाने पे वो अकेले आ जाएं। गौर कीजिएगा,
बिल्कुल घरेलू डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन जिसको बुलाने पर अकेले वो आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल राम, पटना, इंडिया, ये सारे जो है ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। अगर हम किसी को कॉल करें और वो पूरी जाति के साथ आए तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। पूरी जाति के साथ आए ये कॉमन नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं टीचर। अगर हम टीचर को बुलाएंगे तो टीचर की पूरी जाति आ जाएगी, चाहे वो फिजिक्स टीचर हो, केमिस्ट्री टीचर हो। पेन, हर कंपनी की कलम आ जाएगी। वॉच, हर कंपनी का वॉच आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉमन नाउन हो गया। और अगर ये कलेक्शन में आते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्मी, फेयर, etc। अगर इनके हम गुण की बात करें तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अगर हम इनके गुण की बात करें तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, etc। और यदि इनको नापा या तौला जाए, इट वुड बी कॉल्ड मैटेरियल नाउन। ये मैटेरियल नाउन कहलाएंगे। और मैटेरियल नाउन में हम घी देख सकते हैं, आयल देख सकते हैं। ये जो है सो मैटेरियल नाउन हो जाएंगे, घी, आयल, मिल्क, etc। तो नाउन का सिंपल अर्थ हो गया न से नाम और न से नाउन, जो दिखे या जिसके होने का एहसास हो जाए। प्रॉपर नाउन में आपको बताया गया कि जिसको आप बुलाएं और जो एक बार में अकेले आ जाए। आप राम को बुला लीजिए, पटना को बुला लीजिए, इंडिया को बुला लीजिए, ये सब एक बार में अकेले आएगा। हम जब कॉमन नाउन की बात करेंगे तो वह पूरी जाति में आएगा। आप टीचर को देख लीजिए, पेन को देख लीजिए, वॉच को देख लीजिए, गर्ल को देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन में ये सारा समूह आता है, आर्मी, फेयर। इसके बाद अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। मैटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो मैटेरियल नाउन में घी है, आयल है, मिल्क है, etc। ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इस तीनों नाउन को गिना जा सकता है। इसलिए ये तीनों नाउन जो है ये काउंटेबल नाउन कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन को नहीं गिना जा सकता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। द एंड नाउन के संबंध में संक्षिप्त में नाउन के विषय में इतनी हमारी जानकारी है, जो कि द के लिए हमें आगे सहूलियत प्रदान करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब द एंड नाउन्स के संबंध में जो रूल्स हैं हम उसको देखेंगे। पहला रूल इसका हो गया, प्रॉपर नाउन क्वालिफाई बाय एन एडजेक्टिव। यानी जनरली प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल डाल दें तो उसके पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, तो इसके पहले हमें द लगाना होगा। इसको याद करने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने नाम के पहले कोई एडजेक्टिव लगा लें और उसके पहले द लगा लें। द लेट महात्मा गांधी, लेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन में है। द लेट महात्मा गांधी, द ब्यूटीफुल सीता, etc। प्रॉपर नाउन क्वालिफाई बाय एन एडजेक्टिव, अर्थात कोई भी प्रॉपर नाउन को अगर एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई कराया जाए तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा द एंड नाउन के तहत दूसरा प्रयोग है, कॉमन नाउन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन यानी गुण बताने वाला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन अर्थात जाति बताने वाला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण बताने लग जाए। कॉमन नाउन अर्थात जाति बताने वाला, गुण बताने लग जाए। जाति बताने वाला, गुण बताने लगे। कॉमन नाउन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द मदर इन हर इज स्टिल अलाइव। आप गौर करें, हर में माँ नहीं अपितु माँ का क्वालिटी घुसेगा।
सो द मदर इन हर इज स्टिल अलाइव, यानी हर में जो माँ का गुण है वो अभी तक जीवित है। द फादर इन हिम इज नॉट डेड, यानी हिम में जो पिता का गुण है वो अभी मरा नहीं है, यानी अभी भी जो है वो बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से कर रहा है। तो विशेष परिस्थिति में कॉमन नाउन के पहले हम द लगा सकते हैं जब यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव एज नाउन। कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह काम करे तो उसके पहले हम द लगा सकते हैं। वास्तव में ये प्लूरल नाउन बन जाता है, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, और यह सदैव प्लूरल वर्ब लेता है। तो एडजेक्टिव जब नाउन की तरह प्रयोग हो तो उसके पहले द लगाया जाता है। हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे। यह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल है। हमने शुरू में ही कहा था कि द का प्रयोग किसी भी खास चीज़ के लिए होता है, और कोई भी चीज़ खास तभी बनता है जब उसका संबंध किसी दूसरे नाउन से हो जाता है। तो एक नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा यदि दूसरे नाउन से जुड़ता है तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। कोई भी नाउन अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दूसरे नाउन से जुटा हुआ है तो पहला नाउन ऑटोमेटिकली खास हो जाता है। द टी ऑफ आसाम, चाय कहाँ का है भाई? तो आसाम का। द राइस ऑफ बर्मा, ये चावल कहाँ का है? तो बर्मा का। तो इस तरीके से हम ये पाएंगे कि किसी भी नाउन को प्रीपोजिशन के जरिए अगर दूसरे नाउन से जोड़ दिया जाए तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5 देखिए, प्रॉपर नाउन प्लस प्रोफेशन नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है कॉमा के बीच में, के बदले। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन हो और उसके बाद प्रोफेशन उसका एपोजिशन में लिखा गया हो तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे राम द क्लर्क। ये बात इसलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि राम इज ए क्लर्क जनरल वे में लिखा जाता है, लेकिन यही क्लर्क अगर प्रॉपर नाउन के बाद कॉमा में अर्थात नाउन इन एपोजिशन के रूप में हो तो यहाँ पे हम प्रोफेशन के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राम इज अ क्लर्क यहाँ ए लगेगा, और जब हम प्रॉपर नाउन प्लस प्रोफेशन की बात करते हैं तो राम द क्लर्क ऐसा हम कहेंगे। और रूल नंबर 6 द एंड नाउन के क्रम में ये लास्ट रूल है हमारा, नाउन कम्स सेकेंड चांस। हम मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। पैराग्राफ में जब पहले बार हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम उसके लिए ए लगाते हैं, और वही नाउन जब दोबारा प्रयोग होता है तो उस नाउन के बारे में जानकारी मिल गई होती है, इसलिए दोबारा वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ काऊ, यहाँ ए लगा, और द काऊ इज ऑफ रेड कलर। दूसरा बार जब इस काऊ का प्रयोग किया गया तो इसके पहले द लगता है। तो आई हैव अ काऊ एंड द काऊ इज ऑफ रेड कलर। इस तरह से द एंड नाउन के संबंध में ये 6 प्रमुख रूल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में सदैव आते रहेंगे, और इससे हमें एरर पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, द एंड नाउन्स के बाद हम बात करेंगे द एंड डिग्री में। डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ब का फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5। एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फॉर्म होता है वो डिग्री के तदनुरूप होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को बिल्कुल अलग अलग देखना है। हम बात कर रहे हैं द एंड डिग्री की, यानी डिग्री के मद में कौन से महत्वपूर्ण रूल हमारे पास में है, अर्थात एडजेक्टिव के मद में। सबसे पहले यह बहुत ही कॉमन फार्मूला है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कोई नाउन लगा हो तो हम उसके पहले बेहिचक द का प्रयोग करते हैं। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, राम इज़ द बेस्ट बॉय, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा रूल है कंपैरेटिव डिग्री इन सेलेक्शन। हम गौर करेंगे, राम इज बेटर देन श्याम। जनरली
कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, राम इज बेटर देन श्याम। ये यहाँ पे तुलना है। यही कंपैरेटिव डिग्री जब सिलेक्शन में आ जाता है तो दो बातें स्पष्ट होती है। पहला यह कि जब ये सिलेक्शन में आएगा तो देन नहीं लगेगा, और जब इसके बाद में देन नहीं लगेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द डालना होगा। और चूंकि सिलेक्शन है और कंपैरिजन दो के बीच में होती है तो अतः इसके बाद ऑफ द टू लगा होगा, अर्थात द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। ऑफ द थ्री कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ द थ्री में तो सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। इसलिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर द लग गया तो इसके बाद में देन नहीं लगेगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। राम इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, सो। हम बात करते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ, पैरेलल एक्सप्रेशन इन कंपैरेटिव डिग्री। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड। जो जो आप ऊपर जाते हैं त्यों त्यों ठंड बढ़ती जाती है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। जितना ज़्यादा वो पाता है उतना ही ज़्यादा वह चाहता है। पैरेलल एक्सप्रेशन इन कंपैरेटिव डिग्री, ये द एंड डिग्री के मूलभूत प्रमुख सिद्धांत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हम आर्टिकल टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम टॉपिक की इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आर्टिकल के किसी भी क्वेश्चन के अगर एरर आए, फिल अप द ब्लैंक्स आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अतः इन सारे रूल्स को ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे, देखेंगे, और इसके फलस्वरूप हम आर्टिकल्स में अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे। हमारा जो अगला कंसेप्शन है वो द एंड अदर्स को लेके है। यह एक कॉमन फार्मूला है, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ एंड सो ऑन। इन सब के साथ हमें द तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स, यानी इन सब के बाद द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा जो दूसरा रूल है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर है, या फिर पीरियड या एज को लेके है। हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिकल एज को लेके है। आप देख लीजिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द विक्टोरियन एज। इस तरीके से हमारा जो थर्ड कंसेप्ट जाता है वह जाता है म्यूजियम पर, लाइब्रेरी पर, थिएटर पर, होटल पर, रेस्टोरेंट पर। द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अप्सरा, द मौर्य, इटीसी। इसके बाद हमारा 4 नंबर रूल जो है वो ऑर्डिनल नंबर्स पे है। ऑर्डिनल नंबर्स दो होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में 1 2 3 4 5 होता है, और ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, इटीसी होते हैं। द फर्स्ट, द सेकेंड, ये हमारा जो है सो ऑर्डिनल नंबर्स, इसके पहले द लगाना है। रूल नंबर 5, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन, जब हम इससे यातायात नहीं कर रहे होते हैं उस केस में हम किसी भी यातायात के साधन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। सिट इन द कार, बाई अ कार, अर्थात इससे यातायात नहीं होना चाहिए, आने जाने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। द एंड अदर्स में हमारा जो अंतिम पॉइंट है 6 नंबर, यह है इन्वेंशन, द रेडियो, द टीवी, इटीसी। तो इस तरीके से द एंड अदर्स के 6 रूल्स हमने देखे। हम जब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं तो यह आर्टिकल्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके जरिए हम यह सीखते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंस में आर्टिकल्स वास्तव में होने कहाँ चाहिए, इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है, और इस तरीके से हम अपने आने वाले एरर में कई जगह इस रूल के तहत सफलता प्राप्त कर लेंगे। उसका सॉल्यूशन हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले
हम यह जानते हैं कि आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थात ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए बॉय, ए गर्ल, etc। हम इसको दूसरे रूल में कहेंगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा अगर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो। अलग केस में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि द का भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए समग्र रूप से हम यह कह सकते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देखेंगे ए गुड बॉय, एन ऑनेस्ट मैन, द लेट महात्मा गांधी। इसी तरीके से आर्टिकल्स अर्थात ए एंड द हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे पास स्ट्रक्चर हो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन का। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने तीनों का प्रयोग किया था ए एंड द का एडजेक्टिव और नाउन के होने के बाद, और यहाँ पे भी हम तीनों का प्रयोग करेंगे अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो। आप देखिए ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल जो है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे बॉय जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में है और इसके पहले वेरी लगाया गया है और इसके पहले द लगाया गया है, अर्थात एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल है, VBI है। सच व्हाट मेनी के साथ केवल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड सच मेनी के साथ ए और एन और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सच व्हाट मेनी के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप गौर कर सकते हैं सच एन आइडिया, अगर यहाँ पे एन नहीं हो तो हमें सच आइडियाज लिखने होंगे। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे एन नहीं हो तो व्हाट अपॉर्चुनिटीज लिखनी होगी, यानी व्हाट सच मेनी के बाद ए एन और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। द की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। और ठीक इसी तरीके से व्हाट सच मेनी के बाद ए एन का प्रयोग होगा यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव भी लगा हो तो। आप देख लीजिए सच ए ब्यूटीफुल प्लान, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सच अ गुड आइडिया, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है। व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि सच व्हाट मेनी के बाद ए एन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। सच व्हाट मेनी के बाद ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद रूल नंबर 5 की हम बात करते हैं, रैदर प्लस ए एन प्लस नाउन। रैदर अपेक्षाकृत, अगर केवल रैदर का प्रयोग करना हो तो इसके बाद ए एन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। इट इज रैदर ए पी टी, इट इज रैदर ए पी टी। सी इज रैदर ए डियर। रैदर के और एक महत्वपूर्ण प्रयोग को देखें, अगर रैदर का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के साथ होता है तो आर्टिकल ए एन लगाने के 2 जगह होते हैं। पहला ए प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या रैदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। रैदर के पहले केवल ए इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आर कन्फर्म है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। बट रैदर प्लस ए एन इसलिए लिखा गया है कि आने वाला अगला एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है या वॉवेल साउंड के साथ है, उसी के तदनुरूप हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। रैदर ए सरप्राइजिंग रिजल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं ए रैदर सरप्राइजिंग रिजल्ट। रैदर ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या हम इसको लिख सकते हैं ए रैदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हम कह सकते हैं रैदर एन अगली गर्ल, या हम लिख सकते हैं ए रैदर अगली गर्ल। इसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे शामिल होता है। हमने अभी पढ़ा था सच व्हाट मेनी के बाद ए एन लगेंगे, तब एडजेक्टिव लगेंगे, तब नाउन होंगे। आपने यहाँ पे देखा था सच ए ब्यूटीफुल प्लान, सच अ गुड आइडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं टू, सो, एज, हाउ की, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं टू, सो, एज, हाउ की, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। एडजेक्टिव पहले आ जाता है और ए एन बाद में आ जाता है।
गौर कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में ए एन है और तब एडजेक्टिव है, और इस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव पहले है उसके बाद ए एन है। हाउ टॉल ए मैन इज ही, एडजेक्टिव पहले तब ए। एज डल अ मैन, एडजेक्टिव पहले तब ए। सो क्लेवर अ बॉय, एडजेक्टिव पहले तब ए एन। इसीलिए यह रूल जो है अपने आप में पुनः महत्वपूर्ण बन जाता है। हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। ऑल बोथ के बाद द प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ऑल द प्लेयर्स, बोथ द इंजीनियर्स, जाहिर है यहाँ पे नाउन प्लुरल नाउन है। ऑल द प्लेयर्स या बोथ द इंजीनियर्स। ऑल बोथ प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और अगर ऑल बोथ के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले भी द का ही प्रयोग करना है। ऑल बोथ प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन। ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, बोथ द करप्ट इंजीनियर्स, सो। रूल नंबर 8, क्वाइट भी अपने बाद द का प्रयोग नहीं लेता है। क्वाइट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्वाइट अ नाइस डे, बिल्कुल एक अच्छा सा दिन, क्वाइट अ नाइस डे। लेकिन रूल नंबर 9, जब हम जस्ट के साथ की बात करते हैं तो जस्ट अपने साथ आर्टिकल लेगा, अर्थात ए एन द तीनों लेगा। यह सेंटेंस के सिचुएशन पे निर्भर करेगा। जस्ट प्लस आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जस्ट अ हैंडसम बॉय, एडजेक्टिव हो गया, ए लगा है यहाँ पर। जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, ये एडजेक्टिव हो गया, एन लगा है यहाँ पर। और जस्ट द राइट मोमेंट, ये राइट एडजेक्टिव हो गया और इसके पहले द लगा है। अर्थात जस्ट के साथ ए एंड द तीनों का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो सकता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स में हमें यह देखना है कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगता है। कई ऐसे टर्म मिलेंगे जहाँ पर हम ये पाएंगे कि कुछ कंडीशन में उस वर्ड के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होगा और कुछ कंडीशन में नहीं होगा। सबसे पहले हम पहले पॉइंट में हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिस, लिस्ट, आउटलाइंस पे हम चर्चा करते हैं। हेडलाइंस का मतलब हो गया न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आर्टिकल का कोई महत्व नहीं है। अगर आर्टिकल वहाँ पे दिया गया है तो इसका मतलब कोई विशेष कारण है। अदरवाइज अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आर्टिकल्स नहीं है तो कहीं पे से कोई एरर का विषय नहीं उठता है। इसी तरीके से टेलीग्राम्स तो बहुत पहले की दुनिया की चीज़ हो गई। हम इसकी तुलना आप मैसेज से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नोटिस है, लिस्ट है, आउटलाइंस का मतलब हो गया जो नकली खाका का मतलब ये हो गया कि टेम्प्रोरी खाका जो राइटिंग का हम लोग करते हैं, यानी किसी ने कुछ डिक्टेट किया और हम लोगों ने उसको लिखा। ये जो आउटलाइंस है इसमें भी आर्टिकल्स का कोई प्रयोग नहीं होता है। रीड लेटर, कम सून, etc ऐसे वर्ड में आर्टिकल की कोई उपयोगिता नहीं होती है। नंबर 2, हमारा जो दूसरा पॉइंट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, वो सब्जेक्ट को लेके है। और सब्जेक्ट के साथ साथ हम यहाँ पे लैंग्वेज भी जोड़ेंगे, यानी सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों में किसी भी प्रकार से आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया। सब्जेक्ट में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा और उसी तरीके से लैंग्वेज में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के तहत दो चीज़ें आती हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है और दूसरा मैटेरियल नाउन आता है। इसके साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। शुगर इज़ स्वीट, शुगर में कोई आर्टिकल नहीं लगा है। हमारा 4 नंबर पॉइंट होता है नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स। डेज यानी दिन के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और मंथ्स के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, etc। इन सब के पहले किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लें फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल्स में होली, ईद, दीपावली, दशहरा कोई भी हो, उसमें हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। 6 नंबर में हमारे पास पॉइंट है किंग, क्वीन, पॉप, सेंट, और इसके साथ में हम प्रॉपर नाउन अगर जोड़ दें तो इसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए कि हमें क्वीन विक्टोरिया कहना है, तो
क्वीन के बाद विक्टोरिया प्रॉपर नाउन में आ गया है, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, द क्वीन विक्टोरिया नहीं करेंगे, हमारा सही वर्ड होगा क्वीन विक्टोरिया। किंग हेनरी, किंग राम, तो ये 4 वर्ड अंग्रेजी में ऐसे हैं, किंग, क्वीन, पोप और सेंट। इन चारों वर्ड के साथ मान्यता ऐसी है कि यह अपने इलाके में सिंगल होते हैं, इसीलिए जब इनके बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो जाए तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इसके बाद रूल नंबर 7 में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसको VVI कह सकते हैं। टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात का यदि कोई समय हो और उसके पहले अगर एट, बाई, आफ्टर, बिफोर चारों में से कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो हमें उसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। आप देख लीजिए एट डाउन है, एट डाउन के बीच कोई आर्टिकल नहीं है। आप देख लीजिए बाई डे है, बाई डे एंड नाइट, बाई और डे एंड नाइट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है। आप इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, आप इन द नून लिख सकते हैं, आप इन द डाउन लिख सकते हैं। अगर एट, बाई, आफ्टर, बिफोर जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 7 है टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट एट, बाई, आफ्टर, बिफोर। एट, बाई, आफ्टर, बिफोर के बाद कोई भी दिन या रात का समय होगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप यहाँ देखेंगे एट डाउन है, एट नून है, एट डस्क है, बाई डे एंड नाइट है। आप इन द नून लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर के बाद यदि कोई भी दिन या रात का समय हो तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आइए रूल नंबर 8 की बात करते हैं। नेम्स ऑफ मील, जैसे हमारा डिनर हो गया, सपर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। इसका कॉमन फार्मूला है, अगर डिनर, सपर, लंच, ब्रेकफास्ट किसी भी तरीके से कुछ विशेष होता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर विशेष नहीं होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं की जाएगी। अब देखिए आई वाज इन्वाइटेड टू डिनर, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। आई वाज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू द वेलकम ऑफ द न्यू एम्बेसडर, यहाँ पर एम्बेसडर को स्वागत देने के लिए हम इन्वाइट किया गया है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं आई हैड अ डेलिशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यानी डिनर, सपर, लंच और ब्रेकफास्ट को डिफरेंट बनाने के लिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। वी इंजॉयड द लंच वेरी मच, लंच के पहले देखिए द का प्रयोग हो रहा है। रूल नंबर हम 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 आपको इसके पहले बताया गया था कि नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आर्टिकल का प्रयोग होगा और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी किसी भी यातायात के साधन से हम आते हैं, जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दे कम हियर बाई कार है, दे कम हियर बाई ए कार नहीं होगा। आई लाइक अ जर्नी बाई टैक्सी है, बाई ए टैक्सी नहीं होगा। अर्थात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जब हम किसी भी गाड़ी से आते या जाते हैं तो वैसे समय में उस गाड़ी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 10 की बात करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिस, दैट, दिज, दोज, ये सब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनके बाद सीधे नाउन आ जाए, जैसे दिस कैट, दोज कार्स, दिज पेन्स, तो पेन्स के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दोज कार्स, कार्स के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरीके से हम डिजीज की बात कर ले। डिजीज के साथ कॉमन कंसेप्ट है, यदि यह महामारी के रूप में फैल रहा है तो हम इसमें द लगाएंगे। यदि यह महामारी की तरफ फैले तो इसमें द लगाया जाएगा। द फ्लू, द प्लेग, द मिजल्स, द मम्स। लेकिन आमतौर पे जो बीमारियां हैं उसमें आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मिजल्स में या मम्स में अब द नहीं लगाया जाता है। इसका कारण यही है कि पहले मिजल्स या मम्स महामारी की तरफ फैलते थे, अब इन पे रोकथाम की जा चुकी है। तो डिजीज में जो महामारी की तरह फैले उसमें द लगाएंगे, जो महामारी की तरह नहीं फैले, आमतौर पे जो बीमारी हो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम यहाँ बात करेंगे मैटेरियल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में पहले इसकी चर्चा की जा चुकी है।
मैटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हम यहाँ पे गोल्ड देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें भी आर्टिकल की कोई चर्चा कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल और यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल नंबर 12, रूल नंबर 13 एंड रूल नंबर नाउ 14, बी एट, अराइव, गो, होम, रिटर्न प्लस होम, नो आर्टिकल। बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। बी इज, एम, आर, वाज, वर प्लस एट और प्लस होम, ये हमारा पैटर्न है। अर्थात आई एम एट होम, एट और होम के बीच कोई आर्टिकल नहीं होगा। यू आर एट होम, एट और होम के बीच में कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अराइव, गो, कम, रिटर्न, इसके बाद में अगर होम आता है तो होम के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ही अराइव्ड होम, कोई आर्टिकल नहीं है। आई केम होम, कोई आर्टिकल नहीं है। यू रिटर्नड होम, होम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वास्तव में होम ऐसी स्थिति में एडवर्ब बन जाता है। हम आगे बात करें रूल नंबर 15 की, टर्न प्लस नाउन। टर्न का मतलब मुड़ना होता है। अगर टर्न का सही अर्थ मुड़ने के रूप में हो तो आर्टिकल का एज यूजुअल जैसे प्रयोग होता है हो। फॉर एन एग्जाम्पल, टर्न द राइट, टर्न द राइट, यहाँ पे द लगा है, दाहिने मुड़िए। लेकिन अगर टर्न का अर्थ बिकम के सेंस में होने लगे तो टर्न के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही टर्न क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियन हो गया। वास्तव में क्रिश्चियन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होता है। अगर हमको इसको बिकेम के जरिए लिखना होता तो हम ऐसे ही लिखते, ही बिकेम अ क्रिश्चियन। लेकिन यहाँ पर टर्न का प्रयोग बिकम के रूप में हो रहा है, इसलिए टर्न का प्रयोग जब बिकम के रूप में हो तो उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ही टर्न्ड क्रिश्चियन। रूल नंबर 16 में बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो अपने आर्टिकल्स को लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। इनके लिए सबसे सुंदर रूल है, अगर ये मूल कार्य करें तो ये आर्टिकल्स नहीं लेंगे, नो आर्टिकल। मूल कार्य का मतलब यह हुआ कि स्कूल में अगर स्कूल स्टूडेंट जाते हैं, टीचर जाते हैं, तो यह उनका मूल कार्य हुआ। हम चर्च की बात करें, यदि कोई पूजा करने जाता है, पूजा कराने जाता है, तो यह इसका मूल कार्य हुआ। हॉस्पिटल में यदि पेशेंट जाता है, डॉक्टर जाता है, तो यह मूल कार्य हुआ। तो मूल कार्य में आर्टिकल नहीं लगेगा और मूल कार्य से हटके यदि कोई काम हो तो ऐसे शब्दों में अकॉर्डिंगली आर्टिकल का प्रयोग होगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड। अब गौर कीजिए, यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले द लगा हुआ है। अगर हॉस्पिटल पेशेंट जाए या डॉक्टर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है वह अपने बीमार दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गया। यह हॉस्पिटल के संदर्भ में मूल कार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग हुआ है। ही वेंट टू बेड, यह क्लियर करता है कि वो बेड पर सोने के लिए गया। एक सेंटेंस हम और यहाँ देख सकते हैं, एन इंस्पेक्टर went to jail. एन इंस्पेक्टर went to jail. इंस्पेक्टर का काम है जेल जाना, ना ऑफिशियल कार्य के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेल के पहले कुछ भी नहीं लगा है। और द CM विजिटेड द जेल, मूल कार्य में CM का विजिट करना ये शामिल नहीं होता है, इसलिए
हमने जेल के पहले यहाँ पे द लगाया है। तो ऐसे शब्दों के साथ कॉमनली हम यही कहेंगे कि अगर इन सारे शब्दों में मूल कार्य समाहित हो तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। उसके अलावा यदि अन्य कार्य हो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की प्लस नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर होता है तो इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माई फ्रेंड सही है, योर सिस्टर सही है, माई ऑफ फ्रेंड हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। योर द सिस्टर नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से रूल नंबर 18 की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट मीन्स ईच, इधर, निदर, एवरी, इन सब के बाद अगर नाउन आता है तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इच हाउस, निदर गर्ल, निदर ए गर्ल हम नहीं लिख सकते हैं, निदर ए गर्ल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हम इच द हाउस प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नो आर्टिकल प्लस नाउन। हम रूल नंबर 19 की बात करते हैं, ऑल प्लस प्लूरल नाउन। ये होल क्लास को बताता है और इसके बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले बताया गया था कि ऑल के साथ द लगता है यदि काउंटेबल नाउन आ जाए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल के बाद प्लूरल नाउन आप लगा दीजिए और उस प्लूरल नाउन से यदि पूरी जाति का बोध हो, उस प्लूरल नाउन से यदि पूरी जाति का बोध हो तो ऑल और उस प्लूरल नाउन के बीच कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप गौर कीजिए, ऑल मेन आर मॉर्टल, यहाँ पे मेन का मतलब पूरा मानव जाति से है, इसलिए ऑल और मेन के बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। रूल नंबर 20 की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम देखेंगे राम वर्क्स हार्डेस्ट व्हेन ही डज समथिंग फॉर हिज फैमिली। हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, और इस तरह के स्ट्रक्चर में हमने द का प्रयोग नहीं किया है। तो सुपरलेटिव डिग्री में इस चीज़ को ध्यान रखना है जनरली कि अगर डायरेक्ट रूप से नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो हम वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 21 हम बात करते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर्स की, डबल एक्सप्रेशन की। सम एक्सप्रेशंस इसके साथ और शामिल होंगे। इन सब के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहें हम कि ये सारे फिक्स होते हैं, इसमें फ्रेजेज भी हमारा आता है। अगर इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो होगा और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। पैरेलल स्ट्रक्चर्स में तो बिल्कुल आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। डबल एक्सप्रेशन विद प्रीपोजिशन की भी वही हाल है। हाँ, फ्रेजेज में कहीं पे आर्टिकल्स के प्रयोग होते हैं, कहीं पे आर्टिकल्स के प्रयोग नहीं होते हैं। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, ऑन अर्थ। अब यह आइडियोमैटिक वर्ड है, ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ नहीं होगा। उसी तरीके से डे बाय डे, कहीं पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। डे आफ्टर डे, इंच बाय इंच, एट हैंड। अब एट हैंड, ऐसे तो हैंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी है तो द लगना चाहिए, लेकिन एट हैंड फ्रेज है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एट फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, नियम के अनुसार तो यहाँ द लगना चाहिए, लेकिन एट फर्स्ट ये फ्रेज है, इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आर्टिकल्स के तहत बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जिसको हम आइडियोमैटिक कह सकते हैं। उसमें अगर आर्टिकल लगते हैं तो लगाएंगे और नहीं लगते हैं तो नहीं लगाएंगे। और इस पे कमांड करना बहुत ही आसान है। एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो यह स्वतः कमांड हो जाएगा। आइए इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 22 की। रूल नंबर 22 में हमारे पास टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, वेराइटी ऑफ है। इन सब का मतलब होता है कि प्रकार, और इनके बाद यदि कोई नाउन आए तो उस नाउन के पहले नो आर्टिकल। इनके बाद यदि कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन के पहले नो आर्टिकल।
अब देखिए, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बुक, टाइप ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ही हैड ब्रॉट ए न्यू वेराइटी ऑफ शिप, वेराइटी ऑफ के बाद आप गौर कीजिए कोई आर्टिकल का नहीं प्रयोग किया गया है। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसके बाद नाउन के आने पर नाउन के पहले नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 23 में पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके पीछे तर्क यह है, डीएम पोस्ट है इसीलिए हमने द लगाया है, मेजर रैंक है इसीलिए हमने द लगाया है। अब डीएम के पहले पोस्ट ऑफ यदि हम लिख दें तो फिर द लगाने की क्या आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से मेजर के पहले अगर हम रैंक ऑफ लिख ही दें तो उसके पहले द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद नो आर्टिकल प्लस नाउन का प्रयोग होगा। मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, नियम के अनुसार तो पोस्टमैन के पहले द लगना चाहिए था क्योंकि यह पोस्ट है, लेकिन चूंकि हमने पोस्ट ऑफ लिख दिया है तो इसके पहले यानी पोस्टमैन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे जॉब ऑफ टीचर में, जॉब ऑफ के बाद टीचर नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक इसी तरीके से रूल नंबर 24, किसी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो। लैंग्वेज की भी चर्चा पहले की जा चुकी है, लैंग्वेज के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से फैमिली टर्म्स हैं, इसके नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फादर, मदर, अंकल, डैड, मॉम, सो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 27। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम, म्यूजिक, ब्यूटी, मेलोडी, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, पार्लियामेंट्स, लाइक सम वर्ड्स आर, एंड इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। जब इनका व्यापक प्रयोग हो, व्यापक प्रयोग का मतलब पूरी जाति के लिए, तो नो आर्टिकल होगा। अगर इनका खास प्रयोग किया जाए तो फिर नियम के अनुसार ये आर्टिकल लेंगे। व्यापक प्रयोग, अब जैसे आप देखिए मैन इज मॉर्टल, अब यहाँ पे पूरा मानव जाति जो है वो नश्वर है, यहाँ पे मैन का व्यापक प्रयोग हो गया है। लाइफ इज स्ट्रगल, सबका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है, तो मैन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, लाइफ के पहले कोई आर्टिकल नहीं। आप गौर कीजिए, आपने पहले ही लिखा था आई सॉ अ मैन, यहाँ पे आपने ए लगाया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खास प्रयोग है। इस मैन का मतलब पूरा मानव जाति नहीं, लेकिन यहाँ पे इस मैन का मतलब पूरा मानव जाति है। आपने शुरू में पढ़ा था आई सॉ द मैन वेटिंग आउटसाइड, हमने द लगाया था क्योंकि वो आदमी जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा मानव जाति नहीं। आई सेव्ड द लाइफ ऑफ राम, आई सेव्ड द लाइफ ऑफ राम, आई सेव्ड द लाइफ ऑफ राम। यहाँ पर लाइफ राम का है, तो इन सारे शब्दों के साथ अगर इनका व्यापक प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई खास प्रयोग होता है तो आर्टिकल के नियम के अनुसार जो प्रयोग करने हैं वो प्रयोग होंगे। रूल नंबर 28 की बात करें, प्रॉपर नाउन, जनरली प्रॉपर नाउन में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वही प्रॉपर नाउन किसी के क्वालिटी का संकेतक हो जाए तो वहाँ पे हमें प्रयोग करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी क्वालिटी से वो मैच करता हो तो ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर मैक्सिमम क्वालिटी से वो मैच करता हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। हमारे क्लास में एक लड़की है, उसकी आवाज़ लता की तरह है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे सी इज ए लता, यानी लता की थोड़ी सी क्वालिटी उस लड़की में है। अब हम बोलेंगे सी इज द लता, तो इसका मतलब हो गया लता की मैक्सिमम क्वालिटी उस लड़की में है। और अगर हम बोलते हैं सी इज लता, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो लड़की है जिसका नाम लता है। तो प्रॉपर नाउन का ये पहला एक्सेप्शन का केस है। प्रॉपर नाउन में ए एन या द किसी खास क्वालिटी के संकेतक के रूप में जब आए तो हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए, प्रॉपर नाउन का दूसरा अपवाद एनपीएन के तहत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, बहुत ही स्ट्रांग रूल है। अगर एनपीएन के तहत प्रॉपर नाउन को लिखा जाए, पहला नाउन, प्रीपोजिशन, फिर दूसरा नाउन, तो पहला नाउन के पहले ऑटोमेटिकली द का प्रयोग हो जाएगा।
आप देखें, द राम ऑफ क्लास 6, शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अपवाद में हम कुछ रूल देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। प्रॉपर नाउन में एक छोटा सा रूल यहाँ पे हम और देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एन अरुण केम हियर। ध्यान दीजिएगा, एन अरुण केम हियर, इसका मतलब कि अगला व्यक्ति आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन अरुण है ये, क्योंकि आपने एन लगा के इसको क्लियर कर दिया कि आप अरुण का केवल नाम जानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप ऐसे ही बोलते अरुण केम हियर तो अगला आदमी आपसे पूछ सकता था कि कौन अरुण है, लेकिन आपने प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया, अर्थात उस प्रॉपर नाउन के केवल नाम के बारे में आप जानते हैं, इसके अलावा आपके पास में कोई जानकारी नहीं है। आइए रूल नंबर 29 की बात करते हैं। हम टाउन शब्द को उठाते हैं। टाउन शब्द का सबसे सुंदर तरीका यह होता है कि यदि आप अपने टाउन में रह रहे हैं, अपने टाउन का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए पीएम है तो उनके लिए डिसाइडेड टाउन दिल्ली है, अगर बिहार के सीएम है तो उनके लिए डिसाइडेड टाउन पटना है। तो इस तरह के तमाम पोस्ट अपने टाउन में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे उनका कार्यालय है, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उससे वो बाहर कहीं रह रहे हैं, उससे बाहर कहीं वो गए हुए हैं, तो फिर वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द पीएम हैज लेफ्ट टाउन, तो द पीएम हैज लेफ्ट टाउन, यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि टाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा है। हम किस टाउन की बात कर रहे हैं? पीएम का जो अपना टाउन है यानी दिल्ली। तो ध्यान रखना है, अपना टाउन अर्थात जहाँ पे उनका कार्यालय हो, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो टाउन वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और टाउन की बात करते हैं तो हम टाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से वर्क की बात हम कर सकते हैं। वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। वर्क के साथ हम दो नेचर लेंगे। अगर वर्क प्लेस ऑफ वर्क्स के रूप में का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और अगर वर्क में हम यह बताना चाहते हैं कि हम काम में व्यस्त हैं तो फिर हम वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। आई एम इन द वर्क, अर्थात कि हम काम में व्यस्त हैं। आई एम एट वर्क, इसका मतलब यह हुआ कि हम काम की जगह पर हैं। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग ऐसे जगहों पे हो जाता है। आई एम इन द वर्क यानी मैं काम में व्यस्त हूँ, काम के जगह पर भी हूँ और काम में भी व्यस्त हूँ। और आई एम एट वर्क, मैं केवल काम करने की जगह पर हूँ। और इसमें महत्वपूर्ण लास्ट रूल 31 रूल नंबर ऑफिस फॉर अदर्स, गौर करना है। अगर दूसरों की ऑफिस की हम बात करें तो उसमें हमें द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर हम अपनी ऑफिस की बात करें तो वहाँ द का प्रयोग होगा। राम रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, यानी ये ऑफिस जो है राम का है, द लगा हुआ है। और राम वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, राम कल ऑफिस गया। अब ये जो ऑफिस है ये राम का नहीं है, ऑफिस के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अपना ऑफिस द लगेगा, दूसरे का ऑफिस आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का एक भरपूर प्रयोग किया है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स चैप्टर के तहत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल्स में शुरू से जितनी कार्य आपने की है, यूज ऑफ द में द एंड जर्नी है, द एंड नाउन है, द एंड अदर्स है, द एंड डिग्री है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स है, ये सारे के पीडीएफ भी डाले जा रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपके पास में होगा, ताकि जब आप इस वीडियो को सुने और इस पेपर को भी अपने साथ में रखें तो फिर आर्टिकल में एरर बनाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, और आर्टिकल आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा। आप आर्टिकल के 0 लेवल के क्वेश्चन से लेकर और हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आसानी से हंसते खेलते बना सकते हैं। आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ने के बाद अब हम कॉमन एरर पे काम करेंगे। आर्टिकल्स के हमने मैक्सिमम रूल्स पढ़ी है, और अब हमें आर्टिकल्स के कॉमन एरर बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हम कॉमन एरर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि कॉमन एरर को हम एक प्रॉब्लम के रूप में लें। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और एरर जो हम बनाते हैं उसमें कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होता है। एरर बनाते वक्त स्टार्टिंग में कभी भी जल्दीबाजी ना करें,
और ये ध्यान रखना है कि जब हम भी एरर बनाते हैं तो थोड़े से लिटरेचर को तोड़ने या जोड़ने की कला बहुत ज़रूरी है समझना। हम अगर एरर में बहुत बेहतर अपने आप को करना चाहते हैं तो द हिंदू एडिटोरियल को डेली ज़रूर पढ़ें। द हिंदू एडिटोरियल डेली आपके लिए पोस्ट की जाती है। इससे आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। सेंटेंस कहाँ से तोड़ा जा रहा है, कहाँ से जोड़ा जा रहा है, यह सारी बातें आपके दिमाग में जाएगी। आप अगर नए सीखने वाले हैं अंग्रेजी के लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिटोरियल को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एडिटोरियल में इस तरीके से सेंटेंस को तोड़ा गया है, वर्ड मीनिंग डाला गया है कि निसंदेह वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। हम आर्टिकल के पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। सबसे पहले आप सेंटेंस को तोड़ेंगे। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। यहाँ पे ये इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेज द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। सेंटेंस जब आपने तोड़ लिया है तो हिंदी समझिए। क्रेडिट का मतलब श्रेय होता है। विज्ञान में श्रेय उसी व्यक्ति को आता है जिसने संसार को समझा दिया है। कन्विंस करने का मतलब ही होता है समझाना। उस आदमी को नहीं जिसके दिमाग में पहली बार ये आइडिया आया है, अकर्स किया है। सेव पेड़ पर से गिरते तो सभी ने देखा है, बट न्यूटन ने उस सिद्धांत को बता दिया तो यह न्यूटन्स लॉ हो गया। आप गौर करें, आपको आर्टिकल के एक रूल बताए गए हैं। आई सॉ अ मैन, आई सॉ द मैन वेटिंग आउटसाइड। द मैन इसलिए लगा क्योंकि इस मैन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें डाली गई है। आप गौर कीजिए, यहाँ पे श्रेय उसी व्यक्ति को जाता है जिसने कन्विंस किया है। इसका मतलब इस मैन के बारे में यहाँ पर चर्चा डाली गई है। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे भी एक मैन है और इसके बारे में भी चर्चा डाली गई है कि जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आया है। आप गौर कर रहे हैं कि इस मैन को पार्टिकुलाइज किया गया है और यहाँ पे द लगाया गया है। इस मैन को भी पार्टिकुलाइज किया गया है लेकिन यहाँ पर ए लगाया गया है। अतः हमारा जो एरर है वो यहीं पर होगा और हमारा एरर यहाँ पे ए नहीं होके द होगा। यानी ए गलत है और द सही है, अर्थात उत्तर हमारा ए होगा। और अब हम पढ़ेंगे इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन। आर्टिकल में नाउन को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आर्टिकल जो है नाउन के अनुसार लगते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। आर्टिकल के एरर में नाउन को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा सबसे पहला नाउन वार यहाँ पे मिल रहा है, इसके बाद पीपल मिल रहा है। इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, अर्थात युद्ध के समाप्त होने के बाद ही लोग यह महसूस करते हैं कि कितना बुरा यह था, हाउ बैड इट वाज। यहाँ गौर करना है, इट इज ओनली लिखा हुआ है, ओनली आफ्टर द वार। इसका मतलब द लगाया है, इसका मतलब यह हो गया कि किसी विशेष युद्ध के समाप्त होने पर लोग महसूस करते हैं कि यह युद्ध कितना बुरा था। जबकि रियलिटी क्या है, हम सब जानते हैं चाहे युद्ध कोई भी हो उसका परिणाम बुरा ही होता है। हमें नाउन यहाँ पे दो मिला। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम आर्टिकल के एरर बना रहे हैं। तो जब दो नाउन है हमारा, यहाँ पे पीपल रियलाइज यानी पीपल में कोई पार्टिकुलाइजेशन नहीं है, तो गलती कहाँ पे है हमारा, इस युद्ध में है, वार में है। क्योंकि कोई भी वार यह सिद्ध करता है कि इसके परिणाम गलत हैं। इसलिए इट इज ओनली आफ्टर ए वार यानी किसी भी युद्ध के समाप्त होने के बाद पीपल यह महसूस करते हैं कि यह कितना बुरा था। हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया बी नंबर। बी नंबर में एरर है द को हटा के हमें यहाँ पे ए डालना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमें याद है कि हमने द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू की चर्चा कर ली थी। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, अर्थात यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में बेटर वर्ड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे नाउन के रूप में ऑफ द टू आंसर्स है और कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड जो आर्टिकल के रूल है वो हम जानते हैं कि अगर तुलना ना हो कि अगर सिलेक्शन हो, कंपैरिजन ना हो सिलेक्शन हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है
और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं। और यहाँ पे यह रूल मेल खा रहा है, इसलिए हम इस बेटर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा एरर जो है डी सेक्शन में है, डी सेक्शन में द बेटर होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। जब हम आर्टिकल के इरर बनाएं तो अगर वहाँ पे फ्यू या लिटिल ऐसे एडजेक्टिव अगर आते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इन शब्दों के प्रति। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण और इनफ का मतलब काफ़ी, हम जानते हैं। तो ही अनफॉर्चुनेट इनफ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्या कि उसने जो है सो अपने दोस्तों को खो दिया है जिसको उसने पटना रहने के दौरान बनाया था। इस फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, कुछ न के बराबर। अब आप ही बताइए यहाँ पे न के बराबर दोस्तों को उसने कैसे बनाया? यानी उसके कुछ दोस्त बने होंगे जिसको कि अब वो भूल चुका है या अब उससे उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस ए फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। अब आइए, इस फ्यू फ्रेंड्स के बारे में आगे चर्चा दी गई है, तो फिर यह पार्टिकुलराइज हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे? ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस ए नहीं, द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। यानी यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया ए, क्योंकि कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर उन सारे फ्रेंड्स की चर्चा आगे की गई है तो वो पार्टिकुलराइज हो गया, इसलिए हमने फिर कहा कि नहीं, ए नहीं, यहाँ पे आपको द डालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर वर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी। प्रीटी का मतलब सुंदर होता है। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी सुंदर लड़कियां पार्टी में थीं, लेकिन रागिनी ही थी जो कि अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बनी रही। यहाँ पे गौर करना है, हमें नाउन को पकड़ना है, और ये हमारा पहला नाउन है गर्ल्स, दूसरा नाउन है हमारा पार्टी, इसके बाद रागिनी प्रॉपर नाउन है, और उसके बाद हमारे पास एक नाउन है सेंटर और दूसरा नाउन है अट्रैक्शन। स्टार्टिंग में जब भी हम एरर बनाते हैं तो थोड़े से पेशेंस के साथ एरर बनाना है, क्योंकि हमें केवल रूल को याद नहीं करना है बल्कि रूल के कंसेप्ट को समझना है। इससे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम, कठिन से कठिन प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएंगे। हिंदी पहले समझेंगे। ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियां पार्टी में थीं, तो गर्ल्स यहाँ दिया गया है, आर्टिकल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इन द पार्टी ऑलरेडी द लगा हुआ है, पार्टिकुलराइज है पार्टी। अब आइए, इट वॉज रागिनी, रागिनी यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब रागिनी के पास तो कोई आर्टिकल चाहिए नहीं। अब हमारा बचा अगला टर्म, हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, NPN, आप सभी जानते हैं, नियम में आपको बताया गया है कि अगर कोई भी नाउन प्रीपोजिशन के जरिए दूसरे नाउन से अगर जुड़ता है तो पहले नाउन के पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। अर्थात ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जगह पर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब ये पूर्ण रूप से सेंटेंस हमारा क्या हो गया? देयर वर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमारा जो इरर है वो डी पार्ट में है। ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आर्टिकल के इरर नाउन को पकड़ना। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, पैसिव सेंटेंस है, मुझे यह सूचित किया गया है। दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है। डॉक्टर सिन्हा विजिट्स, डॉक्टर सिन्हा प्रॉपर नाउन के रूप में है। विजिट्स पटना, पटना भी हमारा प्रॉपर नाउन है। द फॉलोइंग मंथ, और द फॉलोइंग मंथ यह एक फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है, द फॉलोइंग मंथ। हम आर्टिकल का एरर ढूंढ रहे हैं। नाउन हमारे पास 3 हैं। डॉक्टर सिन्हा प्रॉपर नाउन है,
पटना प्रॉपर नाउन है और द फॉलोइंग मंथ फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थात तीनों नाउन में कहीं पे भी कोई गलती नहीं दिख रही है। अतः क्वेश्चन नंबर 6 में आर्टिकल्स के मध्य में कोई भी एरर नहीं है। इसका हिंदी क्या हुआ? आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचित किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, डॉक्टर सिन्हा अगले महीने पटना आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। हमने सेंटेंस को तोड़ दिया है। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम है बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल्स के एरर अर्थात नाउन को ढूंढना होगा। सबसे पहले आर्टिस्ट हमारा नाउन है, इसके पहले बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग हुआ है और इसलिए इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट। इसके बाद लिख रहा है बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, यानी टाइम भी यहाँ पे नाउन है और इसके पहले द लगा हुआ है क्योंकि टाइम को पर्टिकुलराइज किया गया है। तो वह सबसे अच्छा आर्टिस्ट है अपने समय का बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको सबसे कम जाना गया। लिस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में है। आपने पढ़ा है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लिटिल, लेस और लिस्ट, ये इसका रूप चलता है। लिस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम समझ गए कि हमारा गलती कहाँ पे है। यानी जैसे यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया गया है, उसी तरीके से इस लिस्ट के पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। तो एरर हमारा डी पार्ट में हो गया। लिस्ट रिकॉग्नाइज की जगह पे हमें द लिस्ट रिकॉग्नाइज का प्रयोग करना होगा। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचाना जाना। हम एरर नंबर 8 में चलते हैं। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज। ही सेड, यहाँ पे कहीं पे भी कोई नाउन नहीं है। ही फेल्ट नर्वस, वह नर्वस हो गया। यहाँ पर भी कहीं पे कोई नाउन नहीं है। बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज, यहाँ पर ये फ्रेंड है हमारा, ये काउंटेबल नाउन में है और इसके साथ ए लगा हुआ है क्योंकि उसके एक दोस्त ने हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज, और उसके बाद अगर कोई नाउन है तो वो नाउन न्यूज है। आपको याद होगा कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और ये जो न्यूज है हमारा, यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल सदैव अपने नाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह न्यूज जो है यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अतः यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, उसने कहा कि वह नर्वस हो गया जब उसके एक दोस्त ने उसको एक बुरी खबर दी। यहाँ पे एक जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं प्रयोग होगा और यही हमारा एरर है और इसके जगह पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। आई डोंट लाइक, हमारा ये एक सेंटेंस हो गया, कहीं पे कोई नाउन नहीं है। दैट टाइप ऑफ ए मैन, दैट टाइप ऑफ ए मैन, टाइप यहाँ पे नाउन है। आपको बताया गया है कि दैट और टाइप के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दैट यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो अब हमारा नाउन कौन बचा? ए मैन। तो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन, आपको रूल में ये बताए गए हैं कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ इत्यादि के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब यह हो गया कि मैन के पहले जो ए लगा है इस ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पूर्ण रूप से इसका हिंदी क्या हो गया? तो मैं उस तरह के व्यक्ति को नहीं पसंद करता हूँ हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, जो कुछ नहीं करता है सिवाय दूसरों में दोष ढूंढने का। यहाँ पे एक और नाउन है फॉल्ट्स, और चूंकि यह प्लुरल है और इसको कहीं से भी कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो एरर है वह
मैन के पहले ए लगा हुआ है, हम मैन के पहले ए नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यहाँ पे नाउन है, यानी वह अपने आप को भाषाविद होने का दावा करता है। लिंग्विस्ट भाषाविद, यानी भाषा के बारे में बहुत ज़्यादा जानना, भाषाविद होने की बात वो कहता है। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह नहीं जानता है द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ICS लगा हुआ है, अर्थात यह किसी भी चीज़ का विज्ञान है, यहाँ पे यह भाषा विज्ञान है। तो वह दावा करता है अपने आप को भाषाविद होने का, लेकिन वास्तविकता में वह भाषा विज्ञान के ABC को भी नहीं जानता है। पहला नाउन हमारा लिंग्विस्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए लगा है। दूसरा नाउन हमारा ABC है और तीसरा नाउन हमारा लिंग्विस्टिक्स है। क्योंकि यह NPN के तहत आया है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन के तहत, अतः इसके पहले द लगा हुआ है, यह भी अपने आप में सही है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 में आर्टिकल्स के कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर ई होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11 में द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। हमें यहाँ पे नाउन देखना होगा। पहला नाउन हमारा रेमेडी है, इसके साथ द लगा हुआ है। दूसरा नाउन हमारा जो है वो वैल्यूज है, यहाँ नाउन लगा हुआ है। ये थर्ड में ह्यूमनिज्म है और ये भी NPN के तहत में है। इसके बाद हमारा डेमोक्रेसी एक नाउन है, सो एज ताकि, टू कम्बैट हराया जा सके, द ऑन कमिंग ब्रांड यहाँ पे ये नाउन है, इसके साथ में एडजेक्टिव का तालमेल है और अंत में ये फासिज्म हमारा नाउन है। तो रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, हम गौर करते हैं कि यहाँ पर ये NPN का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उपाय है किस में भाई? तो बढ़ावा देने में, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म को, यानी मानववाद की, यानी मानवता की वैल्यू को बढ़ावा देने पर और प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर हम कम्बैट कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म, यानी जो फासीवाद का जो ब्रांड है, दैट मीन्स जो क्रूरता का ब्रांड है, उसको हम कम्बैट कर सकते हैं। आर्टिकल के हिसाब से एरर यहाँ पे NPN के तहत है, हमें यहाँ पे वैल्यूज के पहले द लगाना होगा, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। अर्थात हमारा जो एरर है वो आपका B नंबर में है। B नंबर में वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म की जगह पे द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म होना चाहिए और ये नाउन प्रीपोजिशन नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित है। कहते हैं ए फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। ए फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन, रेशनल का मतलब आप सही से ले सकते हैं, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे हल हो गया। टू एनी प्रॉब्लम इज, यानी किसी भी समस्या का जो सही हल है वो क्या है भाई? तो सही हल जो है वह है रिकॉग्निशन, ये भी एक नाउन है, पहचान की जानी चाहिए। किसका? तो उस फैक्ट का, उस सच्चाई का, ये भी नाउन है। दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, कि भाई वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, ये भी नाउन है। तो आर्टिकल में हमें क्या ढूंढना है? नाउन को ढूंढना है। ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें फर्स्ट में द लगाना होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल्स है। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल्स है और हम जानते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमें द का प्रयोग करना है। अतः इस क्वेश्चन में हमारी जो गलती है वो पहले ही पार्ट में मिल जा रही है। इस ए के जगह पे हमें द लगाना होगा। ए सेक्शन में ए के पहले द लगेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। अर्थात किसी भी समस्या का जो सबसे बेहतर हल है वह यह है कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, इसको पहचान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. लिटिल नॉलेज, न के बराबर नॉलेज है म्यूजिक का, दैट ही possessed। तो जब न के बराबर म्यूजिक है तो वो पजेज क्या कर रहा है?
और यहाँ लिखा हुआ है उस नॉलेज के बारे में कि प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम, जो कि उसके लिए वरदान साबित हो गया। व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस, जब वह पूरी तरीके से असहाय था। अटरली यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, हेल्पलेस यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज यहाँ पे नाउन है। इसके बाद म्यूजिक, म्यूजिक भी नाउन है और म्यूजिक का अगर व्यापक प्रयोग हो तो उसमें हम ऐसे भी द नहीं लगाते हैं। ए बुन, एक वरदान, ये काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे ए लगा हुआ है। अर्थात सबसे बड़ी गलती लिटिल नॉलेज में है। लिटिल में गलती है क्योंकि यहाँ पे द लगाना होगा, द लिटिल नॉलेज करना होगा, क्योंकि अगर उसके पास म्यूजिक की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तभी वो वरदान उसके लिए साबित होगी। न के बराबर नॉलेज होगी तो वो वरदान उसके लिए कैसे साबित होगी। तो द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड, जो वह रखता है, प्रूव टू बी ए बुन, वही उसके लिए वरदान साबित हो गई जब वह पूरी तरह से असहाय था। अटरली एडवर्ब है, पूरी तरह से, और हेल्पलेस का मतलब असहाय। तो यहाँ पे एरर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट में, लिटिल के पहले हमें द लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। उससे बात मत कीजिए, वह सदैव गुस्से में रहता है आजकल। यहाँ पे हमें सबसे पहले नाउन को देखना होगा। डोंट टॉक टू हिम, यहाँ पे कहीं नाउन नहीं है। ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, यहाँ पे नाउन दिख रहा है, टेम्पर ये नाउन है, टेम्पर। दिस डेज, और इन दिनों, दिस डेज ये जाहिर सा है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। नाउन केवल एकमात्र है इन टेम्पर, और इन टेम्पर जो है वास्तव में यह आइडियोमैटिक वर्ड है। यहाँ पे इन अ टेम्पर होना चाहिए। इन अ टेम्पर आइडियोमैटिक है। जिस तरीके से हमारा इन ए मूड होता है, जिस तरीके से हमारा इन ए रेज होता है, जिस तरीके से हमारा इन अ डायलेमा होता है, ये सारे वर्ड आइडियोमैटिक है। तो 15 नंबर में जो गलती है वो इन टेम्पर में है। इन टेम्पर की जगह पे यहाँ पे इन अ टेम्पर होना चाहिए, अतः इसका जो एरर है वह सी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 16, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स के अच्छे नॉलेज होने का दम भरता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, कि वह मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है। सबसे पहले हम नाउन को देख लें। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग, बोस्ट का मतलब भरना, दम भरना, अहंकार भरना। तो ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे नॉलेज जो है यह नाउन के रूप में है, यह अनकाउंटेबल नाउन है। अगर नॉलेज का व्यापक प्रयोग होता है तो उसमें कहीं से कोई आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन एक हमारे पास फ्रेज है और ये फ्रेज हमारा है हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ गुड नॉलेज, ये फ्रेज है गुड नॉलेज। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारी गलती यहीं पे है, हैविंग अ गुड नॉलेज होना चाहिए इसको। तो ही बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। इट वॉज बाई मिस्टेक मतलब गलती से ना, यह गलती से हुई थी। क्या गलती से हुई थी भाई? कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर यहाँ पे एक आइडियोमैटिक वर्ड मिल रहा है, मिस्टेक तो नाउन है, ये कन्फर्म है, लेकिन बाई ए मिस्टेक के जगह पर जो हमारा आइडियोमैटिक वर्ड है वह बाई मिस्टेक है। तो यहाँ पे बाई ए मिस्टेक के जगह पे बाई मिस्टेक होना चाहिए, यानी 17 के बी पार्ट में एरर है, यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम अगर बात करते हैं, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ द 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। दीज ऑर्डर्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे नाउन मिलता है, दूसरा नाउन हमारा मैनेजर है, तीसरा नाउन हमारा पुट द लाइव्स, लाइव्स है हमारा, इसके बाद 2000 वर्कर्स है इन अ डेंजर, और ये एक नाउन है इन अ डेंजर, डेंजर नाउन है यहाँ पे। ये देखिएगा दीज में ऑर्डर्स लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, मैनेजर पोस्ट है, द लगा हुआ है, और लाइव्स के पहले द लगा हुआ है, यह एनपीएन के तहत में है। वर्कर्स में प्लूरल है वर्कर्स, और इसके बाद इन ए डेंजर वर्ड है। वास्तव में आइडियोमैटिक वर्ड इन डेंजर होता है। अतः 18 नंबर में
जो एरर है वो डी सेक्शन में है और इनर डेंजर की जगह पे इन डेंजर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आई इंस्पायर्ड हिम, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। मैंने उसको प्रेरित किया कि वह पूरे धैर्य के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और योग्य बने रियल हीरो कहलाने का। डिजर्व का मतलब योग्य होना, एडवर्स मतलब विपरीत। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यह आइडियोमैटिक वर्ड है टेक हर्ट। टेक हर्ट ठीक उसी तरीके से टेक एक्शन होता है और इसी तरीके से टेक केयर होता है। तो यहाँ पे इरर जो हमारा हो गया वो इरर हमारा है आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हर्ट, यानी बी सेक्शन में हमारा इरर है टेक हर्ट। द इसमें नहीं होगा, यह आइडियोमैटिक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20। In my opinion, it is not the failures that have made him lost the hurt, but the lack of emotional support. In my opinion, it is not the failures that have made him lost the hurt, but the lack of emotional support. यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पे ओपिनियन नाउन हो गया, फेलियर्स प्लुरल है ये नाउन हो गया, दैट हैव मेड हिम लॉस हर्ट। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो लॉस हर्ट है ये आइडियोमैटिक वर्ड है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल वे में होना चाहिए लॉस हर्ट। तो उत्तर कहाँ गड़बड़ी है, तो उत्तर हमारा सी सेक्शन में है। यहाँ पे जो वर्ड है हमारा लूज द हर्ट, इसके जगह पे लूज हर्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वेमन। कहता है कि जो सबसे बेहतर मैरिज की बात अगर हम कहें तो यह यूनियन है एक डीफ का दूसरे ब्लाइंड वुमन के साथ में। आप गौर करेंगे यहाँ पे यह एनपीएन पर है और एनपीएन के पहले क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए ना हो के यहाँ पर द होगा और यही हमारा इसमें एरर है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी द यूनियन ऑफ ए डीफ मैन टू ए ब्लाइंड वुमन, यानी सबसे बेहतर मैरिज जो है वह क्या है, तो यूनियन है एक डीफ व्यक्ति का ब्लाइंड वुमन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। आपको नियम में बताया गया है। आप यहाँ पे गौर करेंगे स्कूल वर्ड आया है, बहुत ही कॉमन वर्ड है स्कूल, और आपको रूल में यह बताया गया है कि स्कूल में अगर मूल कार्य हो तो उसके लिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स, जॉन ने अपने भाई को सलाह दी कि दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, उन लोगों को स्कूल जो है वो रेगुलर जाना चाहिए, नियमित तरीके से जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क, और उन्हें अपना होमवर्क करना चाहिए सिंसियरली, ध्यानपूर्वक। यहाँ हम क्या पाते हैं, यहाँ निश्चित तौर पे हमें जो मिलेगा स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से हम जा रहे हैं, और जब यह मूल कार्य होता है तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल के लिए उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हमारा एरर 22 क्वेश्चन में सी नंबर सेक्शन में है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. After returning from the jail, जेल से लौटने के बाद he has abandoned, उसने छोड़ दिया, abandoned छोड़ दिया, all the criminal activities, सारे आपराधिक क्रियाकलापों को, एंड इज डिटरमाइंड, और वह डिटरमाइंड हो गया, निर्धारित कर लिया, टू लीड अ सिंपल लाइफ, कि वह एक सिंपल लाइफ, सरल जीवन व्यतीत करेगा। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये एक जो नाउन है हमारा क्रिमिनल एक्टिविटीज का, ऑल के बाद इसके साथ में द लगाया गया है जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें तुरंत में एक जेल वर्ड मिल रहा है। हमने कहा था कि जिस तरीके से स्कूल में अगर मूल कार्य हो तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से जेल में भी यदि मूल कार्य हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात कि वह जेल से लौटने के बाद सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया है। इसका मतलब कि जेल में जब वो था तो क्रिमिनल था, और क्रिमिनल के लिए जेल मूल कार्य है, इसलिए
हम यहाँ पे जेल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा एरर हो गया, बी सेक्शन में जेल के पहले द नहीं लगेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ही वॉज एन एथेइस्ट, वह एक नास्तिक था। बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। वह नास्तिक था लेकिन आजकल ही गोज टू द चर्च, चर्च के पहले द लगा हुआ है, यानी वो चर्च जाता है एंड ऑफर प्रेयर्स फॉर आवर्स, और वो प्रार्थना करता है घंटों। क्या मतलब हो गया? हम एक चर्च कॉमन वर्ड लेते हैं, चर्च के पहले द लगा हुआ है, जबकि चर्च में मूल कार्य हो रहा है। जैसे स्कूल में, जेल में, हॉस्पिटल में मूल कार्य होने पे द नहीं लगाते हैं, वैसे ही चर्च में भी मूल कार्य होने पे द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आजकल वो चर्च में जाकर प्रार्थना घंटों करता है, जबकि पहले वो क्या था? पहले वो नास्तिक था, एथेइस्ट था। एथेइस्ट का मतलब नास्तिक हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। उसके पिता ने उसे लेट नाइट में सिनेमा जाने से मना किया। आप गौर करेंगे यहाँ पे गो टू सिनेमा दिया गया है। हमारा सिनेमा जो है वो नाउन है और वास्तव में आइडियोमैटिक वर्ड है। गो टू द सिनेमा होता है, गो टू द थिएटर होता है, गो टू द सर्कस, गो टू ओपेरा, गो टू द स्टेशन, ये होते हैं। अतः हमारी गलती जो है क्वेश्चन नंबर 25 में वह सी सेक्शन में है। यहाँ पे गो टू द सिनेमा हो जाएगा, गो टू द सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 26। द फैक्ट दैट द कम्पैक्ट कार इज बेटर दैन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ। द फैक्ट, वास्तविकता यह है, इस फैक्ट के बारे में आगे बताया गया है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। तो द फैक्ट, वास्तविकता यह है कि जो हमारा कम्पैक्ट कार है वो बेटर है दैन कन्वेंशनल कार्स, यानी पुराने कारों से। तो द कम्पैक्ट कार यानी यहाँ पे पार्टिकुलाइज किया गया है और पुराने कारों में कोई पार्टिकुलाइज नहीं है। आप गौर करेंगे कि यहाँ पे द लगा है, कन्वेंशनल कार्स प्लूरल है, यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ, जो कि अपनी बिक्री से यह चीज़ साबित कर दिया गया है। 26 नंबर, सारे नाउन बैलेंस हैं, कहीं पे आर्टिकल की कोई गलती नहीं है। उत्तर हमारा ई होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 27। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल। लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब न के बराबर। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बिपिंग। यानी दूध बोतल में न के बराबर था और सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बिपिंग, और उसने जो है इस दूध को बेबी को दे दिया जब बेबी रोने लगा। जब दूध न के बराबर है तो फिर उसको दिया कैसे गया? दूध कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए यहाँ पर देयर वाज ए लिटिल हो जाएगा। एरर हमारा ए सेक्शन में है। देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बोतल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बेपिंग। ए लिटिल का मतलब कुछ और केवल लिटिल का मतलब न के बराबर। क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करते हैं। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। वह बहुत ही व्यस्त जीवन को जीता है, इसलिए जहाँ कहीं भी वह जाता है वह कार से जाता है, कार के द्वारा जाता है। हमने रूल में यह पढ़ा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यदि जिक्र होता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ पे बाई कार होगा, बाई ए कार नहीं होगा। अर्थात 28 में हमारा एरर डी सेक्शन में है, बाई ए कार की जगह बाई कार होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर hundreds of victims have been able to resume a normal life। सेंटेंस यहाँ पे टूट रहा है, ये ध्यान रखना होगा। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ लोकल डॉक्टर्स, इसका मतलब यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे, यह स्ट्रक्चर नाउन प्रीपोजिशन नाउन पर सेट कर रहा है। यह हमारा टोटल नाउन का हो गया कंसेप्ट, ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट हो गया, और जो ये लोकल डॉक्टर का जो कंसेप्ट है ये नाउन का है। अतः यहाँ पे एन की जगह पर हमें द डालना होगा। हम धन्यवाद देते हैं द इंसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर्स, यानी स्थानीय डॉक्टर की उपस्थिति और उनके जो अंतर्दृष्टि हैं, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। सैकड़ों जो पीड़ित हैं वह
पुनः नॉर्मल लाइफ जी सके, जीने के योग्य हो गए। यहाँ पे एरर हमारा 29 में ए नंबर सेक्शन में होगा एंड इनसाइट की जगह पे द इनसाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ये बहुत ही कॉमन ये बच्चों का एरर है। हम सब जानते हैं कि ए सेक्शन में ए आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एन आवर्स होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में जो एरर है वो इस ए के जगह पे हमारा एन हो जाएगा। इन एन आवर्स टाइम व्हेन आई फिनिश द वर्क, 1 घंटे के समय में जब मैंने काम को समाप्त कर दिया, आई गॉट अप, मैं उठा, एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, और बिना कहे हुए मैं चल गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें हम लोग। अब 31, ही यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डेपिक्ट अ वायलेंस। हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं वायलेंस यहाँ पे नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी क्या हुआ, तो वह प्रयोग करता है द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डेपिक्ट। डेपिक्ट का मतलब दिखाना, प्रदर्शन करना, तो वो बनावटी हीरो वाला स्टाइल का प्रयोग करता है हिंसा को दर्शाने के लिए। यहाँ पे वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। 31 में जो एरर है वो डी सेक्शन में है, यहाँ से ए हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 32, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पीपुल इन डार्विन, डी कैपिटल से लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है। हैड बिकम सो एक्स्टम्ड, यानी यहाँ के लोग जो है इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं साइक्लोन वार्निंग्स के, साइक्लोन के चेतावनी के, साइक्लोन के वार्निंग्स के, दैट फ्यू ऑफ देम, फ्यू मतलब न के बराबर लोग, फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स, कि न के बराबर लोगों ने जो है रेडियो वार्निंग्स पर ध्यान दिया, विच बिगैन दिस मॉर्निंग, विच बिगैन दिस मॉर्निंग, जो आज सुबह शुरू हुई। गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा तर्क है। जब कोई भी काम करने में हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो उस काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान हमारा नहीं जाता है, और डार्विन के लोग जो है वो साइक्लोन वार्निंग्स सुनते सुनते इसके आदी हो गए, और आज सुबह भी रेडियो पर साइक्लोन वार्निंग्स की चेतावनी आई, लेकिन न के बराबर लोगों ने ध्यान दिया। इसलिए यहाँ पे फ्यू ऑफ देम का प्रयोग किया गया है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है। इसलिए 32 में जो हमारा उत्तर होगा वो ई होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेज, किसी को अपने वादा के प्रति सत्य होना चाहिए, अर्थात जो वादा करें उस वादा को निभाना चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ, इन ऑर्डर टू के क्रम में, के क्रम में ना, तो वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेज इन ऑर्डर टू अर्न, ताकि वो अर्न कर सके नेम एंड फेम इन द लाइफ। लाइफ के लिए आप लोग को स्पष्ट रूप से रूल बताया गया है। लाइफ का जब व्यापक प्रयोग होता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे लाइफ का व्यापक प्रयोग है, यानी सभी को अपने जीवन में यश कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए अपने वादा के प्रति समर्पित होना होगा। यहाँ पे लाइफ का व्यापक प्रयोग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का एरर जो है वो डी सेक्शन में होगा और लाइफ के पहले द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब यहाँ पे उत्पत्ति, बीज। कहता है कि जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं सबकी उत्पत्ति, मॉडर्न आधुनिक, एमिनिटीज दैट मीन्स सुविधा, तो सब आधुनिक सुविधाएं जहाँ से उत्पत्ति जिसकी है लाइज, वो रहता है इन द साइंस, वो साइंस में रहता है। जिस तरीके से लाइफ का व्यापक प्रयोग होने पर द उसके पहले नहीं लगाया जाता है, उसी तरीके से साइंस का भी व्यापक प्रयोग होने पर उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। नियम में यह बताया गया है। तो आधुनिक सुविधाओं की उत्पत्ति विज्ञान से है, और विज्ञान यहाँ पे व्यापक अर्थ में है, इसलिए डी सेक्शन में द साइंस नहीं होगा, केवल साइंस होगा। एरर डी हो गया, हमारा उत्तर डी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक म्यूजिक वर्ड है और यहाँ पे एक सिंगिंग वर्ड है। जाहिर है म्यूजिक एक सब्जेक्ट है, सिंगिंग भी एक सब्जेक्ट है। सिंगिंग इज एन आर्ट और म्यूजिक इज साइंस। आर्ट के पहले तो एन यहाँ लगा हुआ है, बट साइंस के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सेड द म्यूजिक टीचर। तो आर्टिकल में गलती कहाँ है? हम सोचेंगे कि शायद ये एन ना हो, या हम सोचेंगे कि यहाँ पे ए एन कुछ भी लगना चाहिए। हमने नियम पढ़ रखा है कि लैंग्वेज या सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशो ऐसे सब्जेक्ट आर्ट्स में आते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि। म्यूजिक इज साइंस, जब ये साइंस कहा जा रहा है तो उस सब्जेक्ट की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है म्यूजिक एक विशेष ज्ञान है और इसी तरह से सिंगिंग एक कला है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं है, इसलिए आर्ट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। उसी तरीके से साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, साइंस का मतलब विशेष ज्ञान, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे। और ऐसा म्यूजिक टीचर ने कहा। उत्तर 35 का ए सेक्शन में एरर है। म्यूजिक इज साइंस के बदले म्यूजिक इज अ साइंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36। वी शुड स्पेंड ए गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। बड़ी सुंदर स्टेटमेंट है। हमें दिन का एक सुंदर सा भाग जो है बाहरी क्रियाकलापों में व्यतीत करना चाहिए, बाहरी खेल में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि पूरे समय इंडोर्स गेम खेलना यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, बैड हो सकता है। अब गौर कीजिए, यहाँ पे ए गुड पार्ट ऑफ द डे है। यहाँ पे ए गुड पार्ट ऑफ द डे यानी पार्ट के पहले ए लगा है। पार्ट काउंटेबल नाउन है तो यहाँ ए लगा है। इसके बाद आइए, डे के पहले द ऑलरेडी लगा हुआ है। इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज, न बाहर के क्रियाकलापों के लिए, एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स प्लुरल है। ऑल द टाइम ये आइडियोमेटिक वर्ड है, ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, यानी यहाँ पे आर्टिकल का दृष्टि से कोई एरर नहीं है, तो उत्तर हमारा ई नंबर हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 37। ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड अ कॉमन सेंस। ही को अपने पावर में थोड़ी सी विनम्रता डाल देनी चाहिए और कॉमन सेंस भी डाल देना चाहिए, बहुत बेहतर है। यहाँ पर लिटिल का प्रयोग किया गया है, लिटिल ऑफ कर्टसी। लिटिल का मतलब तो न के बराबर होता है, तो थोड़ी सी कर्टसी तो डाल दी ही है ना, तो इसलिए लिटिल के पहले वी हैव टू यूज ए लिटिल, यानी वास्तव में थोड़ा सा। केवल लिटिल का मतलब न के बराबर, कर्टसी मतलब विनम्रता, शिष्टाचार, कॉमन सेंस हम समझते हैं। तो 37 का हमारा एरर है बी सेक्शन में, विथ लिटिल की जगह पे विथ अ लिटिल होगा। 38। इट इज़ अ पीटी दैट द सन ऑफ मिलियनेयर शुड इंडल्ग इन स्टेलिंग। यह बड़ी दुख की बात है कि एक मिलियनेयर का लड़का चोरी में शामिल है। इंडल्ग है, इंडल्ग का मतलब शामिल होना। तो एक मिलियनेयर का लड़का वो इंडल्ग में, चोरी में इंडल्ग है। मिलियनेयर यह काउंटेबल नाउन है। ए मिलियनेयर, 2 मिलियनेयर्स, 3 मिलियनेयर्स ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो द सन ऑफ ए मिलियनेयर होगा, क्योंकि मिलियनेयर काउंटेबल नाउन है। हमारा उत्तर यहाँ पे बी सेक्शन में होगा, दैट द सन ऑफ ए मिलियनेयर शुड इंडल्ग इन स्टेलिंग, कि एक मिलियनेयर का लड़का चोरी में व्याप्त है, शामिल है। हमारा उत्तर हो जाएगा 38 का बी नंबर। 39। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। भाई देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बड़ी सावधानी से इसको देखिए। गौर करना है, 2 से जब अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया जाता है तब यह सुपरलेटिव में जाता है। अभी यहाँ पे केवल एक वस्तु की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट जो है यह पॉजिटिव डिग्री में है और इसके पहले हम ए लगाएंगे। जब पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट होता है तो इसका मतलब वेरी होता है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं
You are the most powerful man in this party. आप गौर कीजिए, यहाँ पे जो है सो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और फिर देखिए, यू आर ए मोस्ट पावरफुल मैन, मोस्ट पावरफुल मैन, यू आर ए मोस्ट पावरफुल मैन। यहाँ पे इस मोस्ट का मतलब भेरी है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। आप गौर करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है और हम लोगों ने पढ़ा है कि नदी के नाम के पहले द लगाना है। एरर हमारा ए सेक्शन में पहले ही मिल गया। द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र जो है लंबी नदियों में एक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। ओरिजिनेट का मतलब निकलना। तो हमारा एरर जो है ए नंबर पार्ट में है। हमारा ब्रह्मपुत्र के जगह पे यहाँ पे द ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। लुक हियर, गंगेज, it is also the name of river, and Krishna, it is also the name of river, and the same theory we are going to say that कि नदी के नाम के पहले we have to put the। गंगा नदी नॉर्थ इंडिया के लिए है और ठीक उसी प्रकार से कृष्णा नदी साउथ इंडिया के लिए है। एरर इन दिस क्वेश्चन इज पार्ट सी, व्हाट कृष्णा के जगह पे व्हाट द कृष्णा होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट यूरोपियन sailor to come to India in modern times was Vasco da Gama. Look here, first is ordinal number, the has given here. First European sailor to come to India, India is proper noun. In modern times was Vasco da Gama. Vasco da Gama also proper noun. There is no error in this question. The answer would be E, no error. Question number 43, the trees in a forest must be properly counted and numbered and proper entries be made in the register. A forest, here it has been cleared that किसी भी जंगल के वृक्षों की संख्या अवश्य गिनी जानी चाहिए और रजिस्टर में सही एंट्री दर्ज की जानी चाहिए। यहाँ पे भी हम देखते हैं कोई भी एरर नहीं है, अतः द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेक्शन ई, नो एरर। Question number 44, the principal asked the girls to return to the hostel before the sunset. In rules it has been said that after, before, at, by, अगर इसके बाद दिन या रात का समय हो तो इसके लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप गौर कीजिए, यहाँ पे बिफोर है और बिफोर के बाद ये दिन रात का समय है, अर्थात इसके पहले द नहीं लगेगा। प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा कि वो हॉस्टल जो है सूर्यास्त होने के पहले लौट आए। यहाँ पे 44 नंबर का जो एरर है वो डी सेक्शन में है। द सनसेट के बदले केवल सनसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल। इन अ ट्रबल, अगेन इन अ ट्रबल, इट इज आइडियोमैटिक वर्ड। इन ट्रबल इट विल बी, इन ट्रबल होगा, ए नहीं होगा, यह आइडियोमैटिक है। He found himself in trouble when he saw no rickshaw outside the station. उसने स्वयं को प्रॉब्लम में फंसा हुआ पाया जब उसने स्टेशन के बाहर कोई भी रिक्शा नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 45, एरर वुड बी इन बी। बी सेक्शन में एरर है, इन अ ट्रबल के जगह इन ट्रबल होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 46। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail. Again, the question, it is idiomatic. We are talking about question number 46. He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail. Again, we are getting here. In detail is idiomatic word. In detail. So, what would be answer here? Answer would be in D section. We have to write in detail instead of in the detail. हमें इन डिटेल लिखना है आंसर में, इन द डिटेल के बदले। उसने कहा कि उसे
इस एपिसोड पर विस्तृत में चर्चा करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। 46. Now we are talking about 47. Just in 47, in the conclusion, it may be safely asserted that the poet preaches some moral implicity. Again, we are talking about idiomatic word in the conclusion. Actual word is in conclusion. निष्कर्ष में in conclusion. It may be safely asserted. यानी सुरक्षित तौर पे दावा देकर जोर देकर यह कहा जा सकता है कि द पोएट प्रीचेस सम मोरल इम्प्लिसिटी, यानी पोएट ने जो बातें की है, पोएट ने कवि ने जो उपदेश दिया है वह नैतिकता से संबंधित है। वेयर इज एरर इन पार्ट ए, इन द कंक्लूजन की जगह पे वी हैव टू राइट इन कंक्लूजन, यहाँ द नहीं होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 48. ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू, यानी इस कार्यालय के सभी स्टाफ ऐसा विचार रखते हैं कि मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। मिस्टर सिन्हा जो है एक बहुत ही बुद्धिमान और एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। वास्तविकता यह है कि एक ही व्यक्ति के लिए डबल आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए डी सेक्शन में एन इंटेलिजेंट एन यहाँ नहीं होगा। आंसर जो है हमारा डी सेक्शन ही होगा, क्योंकि इसका एरर का पार्ट है। हमें एन इंटेलिजेंट की जगह पे केवल इंटेलिजेंट ऑफिसर का प्रयोग करना होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 49. द मैन इज द ओनली क्रिएचर। रूल में यह बताया गया है कि मैन का यदि व्यापक प्रयोग हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। कहता है कि आदमी ही ऐसा जीव है जिसको ईश्वर ने बोलने की शक्ति दी है। इसका मतलब कि यह मैन मतलब पूरा मानव जाति, इसलिए यहाँ पर मैन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। एरर ए सेक्शन में है, द मैन की जगह पे केवल मैन होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन 50. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ. नो एरर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. You know, very is adverb, difficult is adjective. Here is no noun, so this is why there is no need of article. It is very difficult to point out. यह बहुत कठिन है point out करना, संकेत देना। The number of the creatures, the number of the creatures, यानी प्राणियों की संख्या कितनी है ना, कितने प्राणी लिविंग रह रहे हैं ऑन अर्थ। ऑन अर्थ आपका सबसे पहले ध्यान इसी पे गया होगा, क्योंकि अर्थ हेवनली बॉडीज के तहत है और आपको पहले बताया गया है कि हेवनली बॉडीज के साथ द का प्रयोग होता है। बट ऑन अर्थ इज आइडियोमैटिक, ऑन अर्थ इज आइडियोमैटिक, ऑन अर्थ आइडियोमैटिक है, अतः इसके साथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ऑन अर्थ बिल्कुल सही है और हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर होगा नो एरर, कहीं पे कोई गलती नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो टॉपिक आपने अभी पढ़ रखी है, इसमें कई सारे आपने रूल्स पढ़े हैं। यह रूल्स आपके कॉमन एरर बनाने में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आर्टिकल्स के जो भी एरर आएँ, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, इन सारे रूल्स के जरिए आप उसमें बेहतर अंक ला सकें। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। यदि आप इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं या यदि आपको कहीं पे कुछ कमी दिखती है तो निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर विचार की जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।